Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So, आपके CDS और NDA के एग्ज़ाम को काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और इन कम दिनों में एक अच्छा सोर्स अगर कोई है जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, दैट इज़ गोइंग टू बी PYQs। और PYQs भी न केवल CDS और NDA के बल्कि यूपीएससी ने जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं उन सब के PYQs आपको एनालाइज करने चाहिए। होता क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो यूपीएससी CAPF में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और वही सेम क्वेश्चंस फिर आपके CDS और NDA में भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे कि यूपीएससी CSE प्रीलिम्स 2025 में जो हिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स हम पढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। पहली स्टेटमेंट है आपकी, he possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East। तो बिल्कुल पहली बात हम पढ़ के कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है ना। दूसरा है he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। एग्जैक्टली इसीलिए इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं। यहाँ पर देखो आपकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। अब हम राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले इनकी टाइमलाइन आपको आइडिया होना चाहिए। इससे क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप दूसरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हो। कई बार स्टेटमेंट में दिए होते हैं या फिर किसी और तरीके से वो पूछे गए होते हैं। लेट अस सी। तो फिर राजा राम मोहन रॉय, इनका बर्थ होता है 22 मई 1772 और डेथ होती है 27 सितंबर 1833। वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर एंड राइटर एंड द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म सभा इन 1828। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में और वही आगे चल के ब्रह्म समाज बन जाता है, राइट। और ब्रह्म सभा थी क्या, एक इट वॉज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल एम्परर अकबर II। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इनको राजा का टाइटल किसने दिया था। तो ये मुगल एम्परर उस टाइम थे अकबर II। इनकी जो पेंशन थी वो थोड़ी सी कम थी, इनको ऐसा लगता था, तो इन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था और इनसे बोला था कि आप लंदन जाओ और मेरी ज़्यादा पेंशन की सिफारिश करो, ठीक है। फिर रॉय रोट गौड़िया व्याकरण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट कंप्लीट बांग्ला ग्रामर रिटन बुक है ये है गौड़िया व्याकरण। ये लिखी थी राजा राम मोहन रॉय ने। फिर इनका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, एबॉलिशन ऑफ सती जो हुआ 1829 में। हिज बिगेस्ट रिफॉर्म कैंपेन्ड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। ही परसुएटेड लॉर्ड विलियम बैंटिक, ये उस टाइम का वाइसराय था लॉर्ड विलियम बैंटिक। इसको इन्होंने परसुएट किया टू पास द रेगुलेशन 1829 एबॉलिशिंग सती, राइट। And he was the person who set up Anglo-Hindu School 1822 and collaborated with David Hare to establish Hindu College 1817 in Calcutta, right? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें अगर तो फिर हम पाते हैं कि वेदांत ग्रंथ की रचना करते हैं। ये पब्लिश होती है 1815 में। और अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड एन ओपोनेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव, ये एक आर्टिकल या बुक ये लिखते हैं। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1818 इन बंगाली एंड इंग्लिश। एंड अ डिफेंस ऑफ हिंदू थीइज्म पब्लिश्ड इन 1820। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है ऊपर वाली भी पूछ लें। अ डिफेंस ऑफ हिंदू थीइज्म, ये है द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1820। एंड बंगाली ग्रामर गौड़िया व्याकरण जो है आप कहते हो, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1826।
and the Universal Religion that was published in 1829 and History of Indian Philosophy was published in 1829. न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था मिरातुल अखबर और संवाद कौमुदी, राइट। संवाद कौमुदी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होता था कोलकाता में इन फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बिल्कुल आत्मीय सभा पहले आती है। ब्रह्म सभा सबको पता होती है कि 1828 में इन्होंने फाउंड की थी, लेकिन आत्मीय सभा पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्होंने फाउंड की थी इन 1815। दैट वाज द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन डिस्कस्ड मोनोथिज्म अपोज्ड आइडोलेट्री। एंड ब्रह्म सभा की बात करें तो फिर इट स्ट्रेस्ड मोनोथिज्म जिसमें एक ही गॉड को माना जाता है, राइट, एंड रेशनल वर्शिप, रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स एंड लेड द फाउंडेशन फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। हम देखते हैं इसके बाद बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ये इन सब की स्थापना होती है। ब्रह्म सभा की बात करें तो फिर ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज कैसे हो गया, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। 1833 में राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीडरशिप जो है वो पास हो जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके फादर थे, राइट। और ये 1839 में क्या करते हैं, ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि तत्वबोधिनी सभा की फॉर्मेशन कब हुई और किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी 1839 में, टू प्रमोट राम मोहन रॉयज आइडियल्स लेटर मर्ज्ड विद ब्रह्म सभा। And in 1843, Devendranath officially took charge of Brahma Sabha, renamed it Brahma Samaj. एक्टिविटीज़ जो होती हैं अंडर देवेंद्रनाथ, ऑब्वियसली मोनोथिज्म को स्प्रेड किया जाता है, उपनिषदिक जो फिलॉसफी है उसको स्प्रेड किया जाता है, और आइडोलेट्री जो है मूर्ति पूजा उसको कंडेम किया जाता है, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को कंडेम किया जाता है और सुपरस्टिशंस को, और एम्फसाइज किया जाता है एजुकेशन पे और सोशल रिफॉर्म पे। उसके बाद लेटर लीडरशिप आती है। यहाँ पर एक नए इंसान हैं, इनकी एंट्री होती है। ही इज़ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो हैं ये 1858 में ज्वाइन करते हैं और ये इसको रेडिकल और रिफॉर्मिस्ट आउटलुक देते हैं। मतलब ये ज़्यादा एग्रेसिव थे, है ना, इसके मामले में कि सोशल रिफॉर्म्स को ज़्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए। एबोलिशन ऑफ कास्ट है, चाइल्ड मैरिज है, विमेंस राइट है, राइट, एंड हिज रिफॉर्म्स लेड टू अ स्प्लिट। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्रह्म समाज है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस में टूट जाता है और उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला है आदि ब्रह्म समाज जो कि आता है कंजर्वेटिव अंडर देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, देखो नाम से पता चल रहा है ये थोड़ा सा मॉडर्न है, रिफॉर्मिस्ट अंडर केशव चंद्र सेन इन 1866। ये हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हैं केशव चंद्र सेन। और इम्पैक्ट क्या होता है? इट इम्पायर्ड लेटर रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, आर्य समाज etc। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन को प्रोग्राम। पहली स्टेटमेंट है बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। अब आप सब ने कुछ फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें कुछ कपड़ों को जलाया जा रहा है और बोला गया था, गांधी जी ने बोला था कि यार लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना है, स्कूल्स में नहीं जाना, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना, कंप्लीटली अंग्रेज़ों को बाइकॉट करना है। तो पहली वाली तो सही होगी, है ना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। देखो आपको ये चीज़ पता है कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो देखो अबैंडन कर दिया गया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। अगर ऐसा है तो बिल्कुल इन्होंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि नॉन वायलेंस जो है इसको अच्छे से मतलब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। थर्ड क्या है कि रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। अब आपको पता है कि गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिला था, वो उन्होंने वापस कर दिया था और जलियांवाला बाग के बाद।
और जलियांवाला बाग के बाद ही ये आपका जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था, ये भी इन्होंने वापस कर दिया था। तो यहाँ पर रिटेंशन नहीं हुआ था। रिटेंशन मतलब होता है अपने पास रख लेना, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर फोर्थ वाला है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ये भी बिल्कुल सही है। आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि लॉ कोर्ट्स को अगर यहाँ पर बाइकआउट किया जा रहा है तो फिर डिस्प्यूट होना तो ख़त्म नहीं होगा, हो गए होंगे। तो वो कैसे सेटल हो रहे थे? वो सेटल हो रहे थे थ्रू पंचायत्स। तो यहाँ पर कितने सही हैं स्टेटमेंट? आपके 3 सही हैं। अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 से 22 चलता है। फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी अंडर कांग्रेस। और बैकग्राउंड या कॉज क्या है कि रॉलेट एक्ट जो था आपका 1919 में। इससे पहले वाला जो पॉइंट है आप ध्यान से देखो, फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी अंडर कांग्रेस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था। इससे पहले गांधी जी ने कुछ सत्याग्रह किए थे, खेड़ा सत्याग्रह, ये चंपारण हो गया, ठीक है, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया। लेकिन इनमें क्या था कि ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे, कुछ एरिया तक सीमित थे, लिमिटेड थे अपने आप में, राइट। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट था गांधी जी का, है ना। और इसके बाद हम देखें कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था कि रॉलेट एक्ट देखो आया था आपका 1919 में, रिप्रेसिव लॉ था, कर्बिंग सिविल लिबर्टीज़। इसी को गांधी जी ने बिना दलील बिना अपील का लॉ बोला था। उसके बाद आपका आता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था 1919 में, ब्रूटल किलिंग हुई थी अमृतसर में। और यहाँ पर खिलाफत इशू भी चल रहा था 1919 और 20 में। आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो कोलैप्स कर गया था और उसके बाद जो कैलिफेट की जो पोजीशन थी उसे एबॉलिश कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। और वहाँ पर एक कमाल मुस्तफ़ा करके एक लीडर आए थे, वो काफ़ी मॉडर्न टाइप के थे, है ना। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है ये कैलिफेट की जो प्रैक्टिस है इसे बैन करो, हटाओ, ठीक है, ख़त्म करो। तो पूरे ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड काफ़ी एंगर था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और उसी का प्रोटेस्ट इंडिया में देखने को मिला, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो फिर वो एक चीज़ जो थी वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। गांधी जी ने उनको भी अपने साथ ले लिया था। और डिसइल्यूजनमेंट विद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए और इसमें कुछ इन्होंने ऐसे वादे किए जो लाइकली नॉट टू बी फॉलोड थे बाय ब्रिटिशर्स, है ना। ऐसा लग गया था कि ये तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये लॉन्च कर दिया जाता है बाय गांधी इन 1920, नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी एडॉप्टेड। ये भी क्वेश्चन आपका एक बना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है। दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी इन 1920। एम क्या था कि पीसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू फोर्स ब्रिटिश टू लीव इंडिया। प्रोग्राम क्या था कि पॉलिटिकल, पहले तो होगा पॉलिटिकल एम्फेसिस की बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लॉ कोर्ट्स, राइट, एंड रिजाइनेशन फ्रॉम ऑनररी टाइटल्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट। यहाँ से ही आपके 2 स्टेटमेंट बन गई, ये पहली वाली और ये दूसरी। रिजाइनेशन था ना कि रिटेंशन था। नेक्स्ट है एजुकेशन में क्या किया गया? बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ, है ना। बोला कि हम आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नहीं जाएंगे, खुद के बनाएंगे और उन्हीं में जाएंगे। इकोनॉमिक बाइकआउट क्या हुआ कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, गुड्स एंड लिकर का बाइकआउट हुआ। इसी वजह से चौरी चौरा कांड भी हुआ था, राइट। थोड़ा सा कनेक्टेड फैक्ट है। एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, यूज़ ऑफ खादी, रिवाइवल ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग। यहीं से आप देखते हो कि चरखा जो है गांधी जी का वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। और सोशल और कल्चरल में बात करें कि प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट है और जो कांग्रेस का जो मूवमेंट चल रहा था वो जॉइंट स्ट्रगल दिखाता था। और पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी एज सिंबल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। सस्पेंशन कैसे हुआ? मूवमेंट वॉज सडनली विथड्रॉन बाय गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट फरवरी 1922 वेयर अ मॉब burnt a police station killing 22 policemen. गांधी feared movement turning violent, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई थी।
तो ये थी स्टोरी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, जो कि यूपीएससी सीएससी 2025 में पूछा गया था, प्रिलिम्स में ऑब्वियसली। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा वॉज। अराघट्टा, अब अराघट्टा ऐसा दिखता है इस टाइप से, ठीक है। तो फिर ये आपका बी जो है ये सही आंसर है। अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। ये पानी निकालने के काम आता है, ऐसे करके ऐसे पानी निकाला जाता था, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे करके ये लगा होता था जिससे ये पानी, अब ये नीचे गिरेगा नहीं पानी, इसमें ये गिरता था और यहाँ से ये बह के चला जाता था आगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles मत्तविलास, विचित्रचित्त, गुणभारा? ये जो टाइटल्स हैं ये किसने एज्यूम किए थे? तो आपका सही आंसर है महेंद्र वर्मन वन। ये इनकी फ़ोटो है महेंद्र वर्मन वन की। फ़ोटो क्या है, मतलब इनका आइडल है जो भी बनाया गया है। और ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखो कि एक टेम्पल है तमिलनाडु में, तमिलनाडु इंडिया में एक टेम्पल है, कौन सा है? मंडगापट्टू। मंडगापट्टू त्रिमूर्ति टेम्पल। त्रिमूर्ति से नाम पता चल रहा होगा कि ये डेडिकेटेड है टू ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ट्रिनिटी, है ना। तो मंडगापट्टू त्रिमूर्ति टेम्पल है, इज़ अ हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ मंडगापट्टू इन द विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सबसे पहला तो फैक्ट आपका ये हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टेम्पल में ना एक दिस टेम्पल इज नोटेबल फॉर अर्लीस्ट नोन रॉक कट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस रिटन इन ग्रंथ स्क्रिप्ट। अब पहली बात, और दूसरी बात आपकी क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है दैट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ग्रंथ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो पहली बात, दूसरी बात ये हो गई। और इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन 600 to 630 CE। अब ये बस टाइमलाइन आपको, रफ टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस टाइम में ये सब चल रहा था। अब यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर टेम्पल पे, उसे आप ध्यान से देखो। द टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु was excavated by विचित्रचित्त without using brick, timber, metal and mortar। यहाँ पर क्या है, महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया है। महेंद्र वर्मन वन स्टाइल्स हिमसेल्फ एज विचित्रचित्त। इसकी मीनिंग क्या होती है? क्यूरियस माइंडेड। कॉल्स दिस टेम्पल एज लक्षित यत्न। लक्षित यत्न, द टेम्पल ऑफ लक्षिता डेडिकेटेड टू त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी। अब यहाँ से जितने भी फैक्ट्स आपके बन सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये आपको अपने आप को विचित्र चित्त बताते हैं। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टाइटल किससे रिलेटेड है, तो ये महेंद्र वर्मन वन से रिलेटेड है। यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था CAPF 2025 में। उसमें पूछा था कि विचित्र चित्त है क्या, ये टाइटल है या फिर ये मार्केट प्लेस है या फिर ये कोई और चीज़ है, राइट। तो अगर कोई क्वेश्चन ही पढ़ के गया होता ना ये वाला, तो वो CAPF में एक क्वेश्चन कर देता, क्योंकि इसका जो आपका क्वेश्चन है ये, है ना, ये जो क्वेश्चन है इसी में देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये विचित्र चित्त जो है एक टाइटल है ना, और यही उसमें पूछा गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रीसेंट वाले जो PYQs हैं दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। फायान से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। फायान द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रेवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये आए थे आपके चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, है ना। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, देख लो इनका। पहले तो टाइमलाइन इनका 337 से 422 CE तक ये रहते हैं, मतलब रहते हैं इस दुनिया में रहते हैं ना कि इंडिया में। एंड ही इज़ नोन एज फाहियान। फाहियान, ये कई बार नाम अलग अलग लिखा होता है, समझ जाना एक ही इंसान है ये, है ना। और ये क्या करते हैं, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्ग थे एंड ट्रांसलेटर हु ट्रेवल्ड ऑन फुट फ्रॉम जिम चाइना टू मिडाइवल इंडिया टू एक्वायर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये याद रखना कि इनका पर्पज़ क्या था, ये क्या सोच के चले थे कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को उठाऊंगा वहाँ से और लेके आऊँगा, इसका ये मोटिव था, राइट। एंड हिज बर्थ नेम वॉज गोंग से ही। UPSC पता नहीं क्या पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए गोंग से ही जो नाम है वो रिलेटेड है फायान से, राइट। एंड स्टार्टेड हिज जर्नी एट एज अबाउट 60, एट अबाउट एज ऑफ 60, है ना। एंड ही ट्रेवल्ड वेस्ट अलॉन्ग द ओवरलैंड सिल्क रोड
visiting Buddhist sites in Central, South, and Southeast Asia. The journey and return took from 399 to 412 with 10 years स्पेंट इन इंडिया. अब बाकी टाइम ये साउथ ईस्ट एशिया में और भी देशों में घूमे थे थोड़ा बहुत 3 साल, है ना. एंड फायांस विजिट टू इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर जो है वो 319 में लगभग स्टार्ट हो गया था, 319 320 में, है ना. और उसके बाद ये आते हैं. Now 16. Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? तो ये आपका सही आंसर है. आपको मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी बना दिया है, ऑप्शंस काफ़ी इजी बना दिए हैं यूपीएससी ने. कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो डायनेस्टी है ना वो भी बता दी हैं. राष्ट्रकूटा, अमोघवर्ष राष्ट्रकूटा, और ये हैं प्रताप रुद्र काकतीय डायनेस्टी, और राजेंद्र वन हो गए चोला, ठीक है, और विष्णुवर्धन हो गए होयसाल. तो फिर आपको पता है कि चोलाज जो हैं इनकी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, है ना. उसमें से खास करके ये जो राजेंद्र वन थे इन्होंने मतलब एक टाइम पर ये इंडोनेशिया, मलेशिया और इतना इधर के जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबको मतलब अपने अधीन कर लिया था. और आज जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है हिंदुज़म का इन दीज आइलैंड नेशंस, तो वो इन्हीं की वजह से है, चोलाज की वजह से. तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स इनसे रिलेटेड. राजेंद्र एक्सपैंडेड चोला रूल बाय डिफीटिंग द किंगडम्स ऑफ कलिंगा एंड वेंगई, सबडुइंग द आइलैंड्स ऑफ लक्कादीव्स एंड द मालदीव्स, which he renamed मुन्नीर, पलंतिवु, पन्नीरा यीरम. इसका मतलब क्या होता है? 12,000 islands and the ocean where 3 waters meet. These islands were later used as strategic naval bases. During his Southeast Asia campaign, he annexed Srivijay, Kedah and Tambralinga and Pegu, achieving imperial dominance in the region and strengthening Indian influence in Southeast Asia. राइट. तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद रखना है, ठीक है. मलय पेनिनसुला हो, ठीक है, या फिर श्रीविजय हो. श्रीविजय आपका आज का श्रीलंका होता है, और ये सुमात्रा, जावा और जितने भी आइलैंड्स हैं सब पर इन्होंने राज्य किया था. अगला क्वेश्चन जो आपका है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इन द वे ऐसा है कि ये हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों का मिक्स है. कैसे? बताता हूँ. विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया 600 to 322 BC, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. टेरिटोरियल रीजन, रिवर फ्लोइंग इन द रीजन, ठीक है. तो टेरिटोरियल रीजन जो आपके दिए हुए हैं, अस्मक है, कंबोज है, अवंती है, कोसल है. ये आपको पता है कि ये आपके 16 महाजनपद जो थे उनमें से ये 4 लिखे हुए हैं. इनकी लोकेशन क्या है देखो ज़रा. अस्मक है आपका यहाँ पर, ये सबसे सदर्न मोस्ट था. इसकी कैपिटल है पौडन्यपुरा, राइट, पौडन्यपुरा. और आपका कंबोज जो है वो आता है यहाँ पर, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हो गया. इसकी कैपिटल है कपिसी. और अवंती आपका हो गया यहाँ पर, ये रहा अवंती, है ना. इसकी कैपिटल है उज्जैनी. और कोसल आपको पता है बहुत फेमस है, ये रामायण जो है, ठीक है, उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है. कोसल की कैपिटल है आपकी श्रावस्ती, तब, है ना. तो हम देखते हैं कि रिवर्स की बात करें तो अस्मक, गोदावरी. तो आपको पता है ऑब्वियसली यार गोदावरी रिवर कहीं यहीं से आप आसपास से बहती है ना. तो पहला तो सही हो गया. फिर कंबोज की बात करें, विपास, ये तो सही नहीं है. आपको पता है कि ये जो विपास रिवर है, ठीक है, ये विपास आपका एंशिएंट नेम है इन सारी रिवर्स का. अब ये रिवर्स इसी मैप में देख के बता सकते हो कि ये कहीं यहाँ पे बह रही हैं, है ना, यहाँ पर. तो ये तो नहीं हो सकता. अवंती महानदी, अब अवंती यहाँ पर है, महानदी आपकी कहीं यहाँ पर है, तो ये भी नहीं हो सकता. ये काटो. कोसल, सरयू, बिल्कुल, ये तो यार बहुत फेमस है ना. इसी में कहते हैं कि श्री राम जी ने बाद में समाधि ली थी, और सरयू रिवर बहुत फेमस है अयोध्या से रिलेटेड. तो यहाँ पर कितने? 2 सही हैं. अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ दूसरी रिवर्स का, एंशिएंट रिवर्स का. ये रहा मैप उसका. तो विपास रिवर की बात करी है. विपास रिवर आपकी यहाँ पर रही, और हमने कंबोज देखा था वो कहीं यहाँ पर था, है ना. ये स्वात वैली है यहाँ पर, है ना. और ये रही वितस्ता, ये रही अस्किनी, ये पुरुषनी, सुतुद्री,
और यमुना, गंगा, सरस्वती, सरस्वती कुछ लोग कहते हैं कि ये थी, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये थी, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर थी, लेट अस सी, है ना। और ये खुर्रम हो गई, ये गोमती हो गई, है ना। कितने सही थे? 2। ये नई रिवर्स का मैप है, ये गोदावरी रही, यहीं पे आपका जो वो था अस्मक था, है ना। और महानदी देखो यहाँ पर है, और जो आपका जो ये अवंती है ये देखो यहाँ पर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाई विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये हैं, ठीक है, ये हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये लाहौर में, एक्चुअली लाहौर में 1901 में एक फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करते हैं, है ना। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्कूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर इन 1901 बाई पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और फिर यहाँ पर आते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन, ये पुणे में 1932 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करते हैं, दूसरे, है ना। तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका, युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। बात कर लेते हैं हम इसकी अच्छे से। तो अशोकन या फिर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। विलेज जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आज भी होता है ना। और जो हेड होते हैं विलेज के उसे हम ग्रामिका कहते थे, village headman, and he used to collect revenue and maintain law and order, and he was assisted by local elders and officials। वही वाली थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी चल रही है सभा और समिति से रिलेटेड, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था अहारा, राइट, अहारा, और इसे ही हम विषय कहते थे। पहले विषय कहते थे, फिर धीरे धीरे अहारा हो गया, फिर बाद में आपको पता है कि अब तो जिला कहते हैं, है ना। तो हेडेड बाई राजुका, ये देखो हेड किया जाता था राजुका के द्वारा, है ना। ये पहला आपका आया भी है उसी में। एंड ही वॉज द पर्सन लाइक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। आपका आज का आपका जो डीएम होता है उसकी तरह लगभग होते थे। नाउ ही यूज टू लुक आफ्टर रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। एंड युक्ताज की बात करें तो फिर ये आपके अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, एंड ही यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। और गोपा की बात करें तो ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजर्स, मेंटेन सेंसस एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे कि लिए स्टेट हो गया, है ना। तो फिर एम्पायर जो था, मॉडर्न एम्पायर जो था वो 4 प्रोविंसेस में पहले तो डिवाइडेड था। कौन कौन से? तोसली था, ये ईस्ट में था, है ना। तोसली आपका हो गया ईस्ट में। अब आपको पता है कि ईस्ट में कैसे ये बात करेंगे, इनकी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है, पटना, बिहार, है ना। तो इधर हो गया तोसली, बिहार के इधर हो गया तोसली। उज्जैनी हो गया वेस्ट में, यहाँ हो गया उज्जैन, राइट। सुवर्णगिरी हो गया यहाँ पर कहीं, यहाँ पर, राइट। और ये हो गया आपका तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है कि आज का मॉडर्न डे अफगानिस्तान इधर साइड आता है ना। तो ऐसे हो गया, ये उज्जैन हो गया वेस्ट में, सुवर्णगिरी हो गया साउथ में, और तक्षशिला हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में। और ईच प्रोविंस गवर्नड बाई अ कुमार और प्रिंस और आर्यपुत्र। आर्यपुत्र किन्हें कहते हैं? रॉयल फैमिली मेंबर्स जो होते हैं। जैसे के लिए जब बिंदुसार जब थे तब जो अशोक थे वो भी एक प्रोविंस के जो गवर्नर हुआ करते थे, है ना। एक्टेड एज गवर्नर असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो किंग हैं उस टाइम जैसे अशोक हैं, राइट, ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करें तो फिर महामंत्राज जो हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ वेरियस फंक्शंस। धर्म महामंत्राज हो गए अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड धम्म, इंश्योर वेलफेयर ऑफ विमेन, एज्ड एंड प्रिजनर्स। अमात्याज हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। और अध्यक्षाज हो गए हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक कॉमर्स, माइंस,
फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स etc। सेनापति नाम से पता चल रहा है हेड ऑफ आर्मी, एंड पुरोहित स्पिरिचुअल एडवाइजर हो गए। उसके बाद 20th क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज अगेन फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझो क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहला है स्टेटमेंट आपका, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह इन्होंने एक मतलब अपना जो है वो गोल जो है वो डिसाइड किया था स्वराज, लेकिन ये फेजेस में था। अभी ये डायरेक्ट मतलब पहली ही डिमांड में स्वराज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सही तो है, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। देखो यही वाली बात हुई थी, इन्होंने कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस होती है उसकी बात नहीं करी थी, फेज़ में बात करी थी। पहले डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे स्वराज आएगा। ये बात हो रही है 1920s की, है ना। उसके बाद आपके कंप्लीट स्वराज की बात होती है, जब उधर से भी डिमांड होने लगी थी, एक्सट्रीमिस्ट जो होते उनसे भी, राइट। जैसे भगत सिंह हैं, वो जब जेल में थे, उनके जब ट्रायल्स चल रहे थे, तो वो स्वराज की बात करने लगे थे। तो फिर ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने भी फिर स्वराज की बात करी। कैसे करी? तो कांग्रेस का स्वराज से कनेक्शन कैसे आता है, हम देखते हैं कि कांग्रेस डिक्लेयर स्वराज इन 1929। ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन विथ ब्रिटिश रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, एंड डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस रिजेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड जो है उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस मत दो, हमें फिर पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो ये दिसंबर 1929 में क्या होता है कि लाहौर सेशन होता है ऑफ INC, एंड इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड हिस्टोरिक डिसीजन लिया जाता है दैट वाज ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड एज कांग्रेस अल्टीमेट गोल। और क्या क्या होता है, जनवरी 26 जो है 1930 को ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंडिपेंडेंस डे अक्रॉस इंडिया विद पब्लिक मीटिंग्स एंड फ्लैग होस्टिंग्स, एंड पीपल टुक प्लेस टू फाइट फॉर फुल इंडिपेंडेंस। प्रोग्राम जो था वो यहाँ पर इसी वाले जो INC का सेशन है उसमें लॉन्च कर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को 1930 में, जब इनकी जो फेज्ड जो स्वराज की डिमांड है उसे जब रिजेक्ट कर दिया गया, तब ये बात हो रही है आगे चल के, है ना। अंडर गांधी एंड बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पीसफुल रेजिस्टेंस, एंड मार्क्ड shift from dominion status to complete independence as Congress objective, and brought masses into the freedom struggle with a clear demand, and inspired later adoption of 26 जनवरी as Republic Day 1950। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, लेकिन हम 26 जनवरी को ज़्यादा हम जैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने 1930 में क्या किया था, इस दिन हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस डे तो आप मना नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त को। तो इसलिए हमने सोचा कि 26 जनवरी को भी कोई ऐसी चीज़ रखें। तो बोले कि चलो ठीक है, 2 महीने बचे हुए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, फिर रिपब्लिक डे मनाएंगे इस दिन। ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sedition has become my religion was the famous statement given by गांधी जी at the time of। तो ये एक स्टेटमेंट गांधी जी ने दी थी, कब दी थी? तो ये इन्होंने दी थी पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी। तो क्या हुआ? द फेमस स्टेटमेंट sedition has become my religion was made by Mahatma Gandhi on 6th April 1930 at Dandi when he broke the salt law as part of the civil disobedience movement. This act marked a symbolic rejection of British authority and galvanized nationwide protest। ये गांधी जी की फ़ोटो है, यहाँ पर ये सबके साथ आए थे, ठीक है। और ये पहुँचते हैं 6 अप्रैल को, और यहाँ पर ये सॉल्ट उठाते हैं, और उससे बस एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, और यहाँ पर दिखाते हैं कि हमने आपके जो कानून हैं उन्हें हमने तोड़ दिया है, राइट। तो क्या होता है, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड डांडी
picked up a handful of salt and broke the salt law as symbol of the Indian people's refusal to live under British made laws and therefore under British rule. And गांधी जी declared, गांधी जी ने क्या बोला यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी. ये जो इनकी जो पूरी जर्नी है ये काफ़ी फेमस भी हुई थी. इसको जो टाइम मैगज़ीन है आपका आज का, वो काफ़ी पुराना है ना, तो टाइम मैगज़ीन ने भी कवर किया था गांधी जी के इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को. और काफ़ी मतलब फॉरेन जो जर्नलिस्ट जो हैं वो आते हैं और वो भी यहाँ पर देखते हैं, राइट. उसके बाद हम देखते हैं द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ruination of this great country. I regard this rule as a curse. I am ought to destroy this system of government. Sedition has become a religion. Ours is a non-violent battle. We are not to kill anybody, but it is our dharma to see that the curse of this statement is blotted out. तो ये पूरी statement देते हैं और इसी में ये कहते हैं कि sedition has become a religion, right. 72nd question. The famous female figurine known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made of. तो आपको पता है कि ये आपका IVC से रिलेटेड है और IVC कही जाती है ब्रॉन्ज एज, तो ये भी ब्रॉन्ज होगी, राइट. लाइकली टू बी कार्नेलियन भी हो सकती थी, वैसे क्ले भी हो सकती थी, लेकिन ये ब्रॉन्ज ही है, राइट. ये है वो पर्टिकुलर डांसिंग गर्ल. तो dancing girl is a prehistoric bronze sculpture found in the Indus Valley civilization city of Mohenjo-daro in modern day Pakistan, which was one of the earliest cities. Statue is 10.5 centimeters tall in size. ये आपका क्वेश्चन जो साइज़ है ये पूछा गया था IB में कि इसकी लेंथ क्या है. उसमें 11 सेंटीमीटर हालांकि दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन. तो आप 10.5 to 11 मान सकते हो, राइट. और ये प्री हिस्टोरिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है. प्री हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो. एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, राइट. एक होती है प्रोटो, फिर आती है प्री हिस्ट्री, फिर आती है आपकी हिस्ट्री. तो क्या होता है, जहाँ से आपको मतलब लिटरेचर वगैरह मिल जाता है, लिखी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, उसे आप हिस्ट्री बोल देते हो. जहाँ से आपको कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं और केवल सील्स वगैरह मिलती हैं और मान लिया उसकी लैंग्वेज भी आप डिसाइफर नहीं कर पाए हो, तो वहाँ आप कह सकते हो कि ये प्री हिस्ट्री है. और जहाँ पर आप बिल्कुल कम्प्लीटली आर्कियोलॉजी पे आप जैसे डिपेंड होते हो, ठीक है, टू गेट टू नो अबाउट द थिंग्स, तो उसे आप कहते हो प्रोटो हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट आपका जो हुआ, देखो उसी टाइम फ्रेम से 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है. तो चौरी चौरा इंसिडेंट कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए. कैसे हुआ कि चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 4th February 1922 at Chauri Chaura in the Gorakhpur district of United Provinces, now Uttar Pradesh, in British India. The police there fired upon a large group of protesters participating in the non-cooperation movement. देखो हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, बैन ऑन लिकर एंड मैनी थिंग्स ऐसे हुआ था, ठीक है. यहाँ पर एक लिकर शॉप थी, तो वहाँ पर जाके ये लोग पहले प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हालांकि वापस हो गए थे, कुछ लोग अरेस्ट हुए थे. फिर बाद में क्या हुआ, फिर से ये लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाती है और वो लोग फायर कर देते हैं. तो जैसे ही ये पुलिस वाले फायर करते हैं और यहाँ से मॉब जो थी वो स्टार्ट हो जाती है और वो क्या करती है, द डिमॉन्स्ट्रेटर्स अटैक्ड एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन, किलिंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स. द इंसिडेंट लेड टू द डेथ्स ऑफ 3 सिविलियंस एंड 22 पुलिसमैन. और ये जो पुलिसमैन थे ये सारे इंडियंस ही थे, है ना, ये सारे इंडियंस ही थे. एंड महात्मा गांधी halted the non-cooperation movement on the national level on 12th February 1922 as a direct result of the incident. गांधी जी ने पहले ही बोला था कि हम कम्प्लीटली इसे नॉन वायलेंट तरीके से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जब वायलेंस होता है तो फिर ये मतलब उसे डिसबैंड कर देते हैं. उसके बाद काफ़ी लोग हैं जो मतलब अरेस्ट हुए, कुछ को कैपिटल पनिशमेंट मिली, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और कुछ को कुछ साल की जेल मिली. तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय जो हैं ये भी एक के जो लॉयर हुआ करते थे. एंड ही वॉज असिस्टेड बाय
कृष्णकांत मालवीय, ठीक है, ये लोग आते हैं, ये लोग लीगल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं टू मैनी ऑफ द पीपल अरेस्टेड आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। और काफ़ी मतलब कुछ लोगों की सज़ा कम हो जाती है, कुछ लोगों की जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दी जाती है ना, तो काफ़ी हेल्प होती है उसके थ्रू। फिर आपका क्वेश्चन है सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फीयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। तो ये आपका हुआ था जो पूना पैक्ट है उसमें हुआ था। तो गांधी जी देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, उधर अंग्रेज़ कह रहे थे कि यार कुछ इनके लिए लॉज बना दें, ठीक है। 1935 वाला जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो मतलब उसका जो बेस था वो चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि कांग्रेस को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और अपनी कुछ मीटिंग करते हैं, उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई। तो पहली वाली में कांग्रेस गई नहीं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। फिर गांधी इरविन का एग्रीमेंट होता है और तो गांधी जी अपना जो मूवमेंट है उसे डिसबैंड कर देते हैं, मतलब अपना डिसकंटिन्यू कर देते हैं और कहते हैं ठीक है हम आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें गांधी जी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो ये रैमसे मैकडोनाल्ड जो था ब्रिटिश पीएम, ठीक है, इसने क्या किया, कम्युनल अवार्ड दे दिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है कि मुस्लिम्स जो हैं, सिख्स जो हैं, एंग्लो इंडियंस जो हैं और इंडियन क्रिश्चियंस हैं, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया जाता है, जो शेड्यूल्ड क्लासेस हैं। अब यहाँ पर देखो गांधी जी कहते हैं ये चीज़ तो बड़ी ही दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा कि इट वुड डिवाइड हिंदू सोसाइटी परमानेंटली। हिंदूज मतलब जो हैं आपस में एकदम बढ़ जाएंगे हमेशा के लिए, है ना। तो फिर गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, वो वापस चले आते हैं और अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे कंटिन्यू कर देते हैं। जब कंटिन्यू करते हैं तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर ये पहुंच जाते हैं यरवदा जेल पुणे में, और वहीं पर ये क्या कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ फास्ट अनटू डेथ सितंबर 1932 में, कि इसको कम्युनल जो अवार्ड है इसको वापस लिया जाए। तो ये काफ़ी नेशन वाइड प्रेशर बना देता है फॉर कॉम्प्रोमाइज़। और कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये लीडर थे दलित्स के, है ना। और तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं ये इन्होंने पहले तो वेलकम किया था इस पर्टिकुलर मूव को ब्रिटिश पीएम के, लेकिन अब गांधी जी की बात है तो फिर इन्हें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनका फिर होता है एक पूना पैक्ट, राइट, 1932 में, और उसमें डिसाइड होता है कि चलो ठीक है हम ये चीज़ वापस ले रहे हैं, राइट। तो पूना पैक्ट हुआ, गांधी अम्बेडकर एग्रीमेंट 1932। द पैक्ट 24 सितंबर 1932 टू यरवदा जेल हुआ पूना में, राइट। एंड एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस एंड हिंदूज एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। मेन टर्म्स ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो अब नहीं रहेगा। रिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाएंगी, रिजर्व्ड सीट्स दी जाएंगी, लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में क्या हुआ, 148 सीट्स थी उनको इंक्रीज़ करके 151 कर दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% जो टोटल सीट्स दी गई। उसके बाद में मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करें तो फिर डिप्रेस्ड क्लास वोटर्स वुड फर्स्ट इलेक्ट अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स। प्राइमरी इलेक्शन पहले ये आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई कौन खड़ा होगा इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल इलेक्शन होगा दैट टू बी हेल्ड बाई जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट फ्रॉम दैट पैनल, है ना। इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेशन विदाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स और फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज एंड एजुकेशन होगा। और यहीं पर बात हुई स्पेशल एफर्ट्स टू प्रमोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस को ही गांधी जी ने हरिजन बोला था, है ना। हरिजन मतलब हरि के जन, ईश्वर के लोग। उसके बाद में 75th क्वेश्चन है, ये है कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स पपाया, पाइनएप्पल, गावा, हाउ मैनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज। तो इसमें से कौन कौन से हैं, तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं ऑल ऑफ द थ्री। कैसे, क्योंकि बाई पोर्चुगीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे हो गया पोटैटो, टोमेटो, चिली, रेड पेपर, पाइनएप्पल, गावा, पपाया, ये तो तीनों हो गए, है ना।
और कैश्यू नट और टोबैको एज वेल। ये आपका फूड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि पोर्चुगीज़ ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज़ लेके आए थे। ये थे आपके 15 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए थे, और इन क्वेश्चन से आई एम वेरी श्योर कि 2-3 क्वेश्चंस तो बनेंगे ऑब्वियसली, राइट। और इसके बाद हम यूपीएससी सीएपीएफ और जियो साइंटिस्ट इन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सर्टेनली आउटकम देने वाले हैं। और इस वीडियो को देख लिया होगा आपने। अब आपको ये करना है कि आपको टेलीग्राम पे जाना है और आपको वहाँ पर डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तो वैसे काफ़ी दिन है, तैयारी करते रहो अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।